हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई में पूछे गए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 12। इससे पहले ऑलरेडी हमने 11 सेट करा रखा है और बाकी सब्जेक्ट भी हमने कवर कर लिया है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल शुरू करने से पहले एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। उस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल ऐसा है कि एक चोर है, ठीक है ना, एक चोर है जो एक दुकान जाता है और दुकान से 100 रुपया चोरी करता है। ठीक है, एक चोर दुकान जाता है, दुकान से 100 रुपया चोरी करता है और उसी दुकान से 70 रुपये का सामान खरीदता है और दुकानदार उसे 30 रुपया वापस करता है। ठीक है, सिंपल सा सवाल समझ में आया क्या है कि एक चोर किसी दुकान में जाता है और 100 रुपया चोरी करता है और उसी 100 रुपये से उस दुकान से 70 रुपये का सामान खरीदता है और 30 रुपये उसे दुकानदार वापस करता है। इस बीच बताना है कि दुकानदार को कितने रुपये का घाटा हुआ। ठीक है, सिंपल सा सवाल समझ में आया ना? क्या है सवाल? ये है कि एक चोर है, ठीक है, चोर कहाँ जाता है? दुकान। दुकान से 100 रुपये का चोरी करता है और उसी दुकान से उसी 100 रुपया से 70 रुपये का सामान खरीदता है और दुकानदार उसे 30 रुपये वापस करता है। अब बताना है कि दुकानदार को कितने रुपये का घाटा हुआ। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं सवाल क्या है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित का मान क्या है। यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है, इसका मान पूछा है क्या होगा? 0, 1, x, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देख सकते हैं ये सवाल बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, हर सवाल के नीचे मेंशन किया गया है कि वो सवाल किस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बहुपद दिया गया है जिसका आधार या बेस समान है और ये गुना में है। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर कोई भी बहुपद है और गुना में है और उसका बेस समान है, आधार समान है, तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, और अगर आधार समान है और भाग में है तो पावर को हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, ये रूल याद रखना है। ठीक है, तो चलिए सिंपली यहाँ पर देखेंगे कि बेस यहाँ पे बहुपद दिए गए बहुपद का बेस समान है तो हम लोग पावर को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो जोड़ दीजिए। यहाँ पे बेस क्या है? x है। ठीक है, इसका जो पावर है वो जोड़ लेते हैं। a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। ब्रैकेट ओपन कीजिए। यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा ये ए बी माइनस ए सी। इसको ओपन कीजिए, क्या हो जाएगा? बी सी माइनस ए बी। यहाँ पे ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ए बी प्लस में है और यहाँ पे भी माइनस में है, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस में ए सी है, यहाँ पे प्लस में है, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस में और यहाँ पे माइनस में है, कट जाएगा। तो बचा क्या? पावर 0 बचा। अब एक रूल और याद रखना है, अगर कोई चर या अचर कोई पद है, ठीक है, और उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, अगर लिखा हुआ है कहीं 1 पर पावर 0 तो इसका मान भी 1 होगा। अगर कहीं लिखा हुआ 1000, इस पर पावर अगर 0 है तो इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सिंपली क्या आंसर हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी, ए नहीं, बी हो जाएगा सही। ठीक है, आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ रूल्स होते हैं जो याद रखने होते हैं। ये क्लास 7 का कह सकते टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना होता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित अभिनव को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अभिनव नहीं है, कुछ मिस टाइपिंग है। ठीक है, आरोही क्रम में यहाँ पे निम्नलिखित भिन्न होना चाहिए था। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित भिन्नों को, ठीक है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा में इसे सजानी होती हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दे रखा है 13/18, लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में। 13/18, 29/36, 41/45 और 51/60। ठीक है, इसे सजाना है आरोही क्रम में।
देखिए सजाने के कई तरीके होते हैं, कई मेथड्स होते हैं, कई तरीके से बताया जा सकता है इसे। ठीक है, पहला तो ये तरीका है कि सभी को दशमलव में चेंज कर लीजिए भाग लगा करके। जैसे आप 13 में भाग लगाइए 18 से। ठीक है, तो हम पहले से यहाँ भाग लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब 13 में 18 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 0.722। 29 में जब 36 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.805। ठीक है, 41 में 45 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.911। ठीक है, 51 में 60 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 0.85। ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ से इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे छोटा को दिख रहा होगा 13/18 वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 13/18 कहाँ पे देखिए इसमें नहीं है, ये हटा दीजिए इसको, बचा 2 विकल्प अभी भी। अब यहाँ से देखिए दूसरे नंबर पर कौन आ सकता है, ये भी है और ये भी है। देखिए यहाँ पे 0.8 इस बार 0 है, यहाँ पे 5 है, तो छोटा कौन सा होगा, तो 29/36 वाला होगा। तो देखिए यहाँ भी 29/36 है, यहाँ भी 29/36 है। ठीक है, सॉरी वो तो क्वेश्चन था ना, इसमें देखिए 51/60 है, तो ये नहीं होगा। विकल्प नंबर हम लेके चल सकते हैं ये वाला। ठीक है, आगे भी चेक कर लेंगे वैसे, क्योंकि उपर्युक्त में से कोई भी नहीं तो विकल्प है ना। आगे देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया पहले नंबर पर। दूसरा कौन सा हुआ, ये तीसरे नंबर पर ये हो जाएगा, चौथे नंबर पर ये हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 41/45 अंतिम आना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये सही है विकल्प नंबर ए। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है वो समझिए। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भाग लगाना थोड़ा सा मुश्किल तो काम है, लेकिन इससे आसान ये है कि अगर इसका हर बराबर कर दिया जाए। ठीक है, अगर हर को क्या किया जाए, बराबर कर दिया जाए सभी का, तो जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि 18, 36, 45, 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो पाएंगे कि इसका एलसीएम 180 आएगा। ठीक है, कितना, 180 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 180 एलसीएम लाएंगे तो इसको यहाँ लिखिए 180, और गुना कितना से करेंगे, 110 से 80 आ जाए 10 से, तो यहाँ भी 10 से गुना कीजिए तो यह हो जाएगा 130। ठीक है, दूसरा देखिए 29/36। ठीक है, कितना से गुना करेंगे कि 180 आ जाइए, कितना से गुना किया जाए कि नीचे 180 आ जाए। ठीक है, तो देखिएगा 5 से गुना करेंगे तो आपको 180 आ जाएगा। 5 31 और 5 15 3 18, तो यहाँ भी गुना कीजिए 5 से। 29 बचे कितना होता है, 150। 29 बचे 150 नहीं, 30 बचे 150 होता है, उससे घटा दीजिए 5, तो कितना हो जाएगा 145। ठीक है, एक और यहीं पे देख लेते हैं, 41/45 कितना से गुना करेंगे, 4 से। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको 180, और यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा तो मिलेगा 4 से 16, 164। ठीक है, एक और बच रहा है 51/60, चलिए इसको नीचे देख लेते हैं। 51/60 इसको गुना करना पड़ेगा 3 से, इसको भी गुना करना पड़ेगा 3 से, तो मिलेगा 153, और यहाँ मिलेगा 180। अब देखिए नीचे सबका हर जो है वो क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। इसका मतलब है कि जो अंश बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है सबसे छोटा होगा। देखिए सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है इसमें, तो सबसे छोटा दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए 130 है, 145, 164, 153, तो सबसे छोटा कौन सा है, 130 वाला है। इसका मतलब 13/18 सबसे छोटा हो गया। इस बार 130 वाला देखिए कौन सा है, 145 वाला है, मतलब है कि ये 29/36 दूसरे नंबर पर है। ठीक है, इस बार देखिए 164, 153, तो 153 वाला आप देखेंगे तो ये तीसरा सबसे बड़ा नंबर है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 51/60। और सबसे बड़ा जो दिख रहा है 164 वाला, ये सबसे बड़ा है, तो ये है 41/45। इस तरीके से आप समझा सकते हैं। तो देखिए भाग लगाना आसान है या फिर ये काम करना आसान है। यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ 18, 36, 45 और 60 का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो आएगा वो ही आपको सबको नीचे लेकर के आनी है। ठीक है, एलसीएम निकालने का तरीका भी हम लोग आप लोग को बता चुके हैं कि जो संख्या सबसे बड़ी है, जैसे सबसे बड़ी संख्या 60 है, तो 60 ही इसका एलसीएम होगा, या तो इसका कोई मल्टीपल होगा जो 18 से भाग लग जाए, 36 से भी भाग लग जाए और 45 से भी भाग लग जाए। तो 60 का अगला मल्टीपल होता है 120, जो कि 18 से भाग नहीं लग रहा, 36 से नहीं लग रहा, ठीक है, 45 से नहीं लग रहा, तो फिर लेंगे अगला 180, जो कि 18 से भाग लग रहा है, 36 से भी लग रहा है, 45 से भी लग रहा है और 60 से भी लग रहा है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 180। ठीक है, अब सब ऐसा गुना करना आप लोगों के 18 में कि 180 आ जाए, 36 में ऐसा गुना कीजिए जो कि 180 आ जाए, 45 में इतना से गुना कीजिए कि 180 आ जाए, और आएंगे ही आएगा क्योंकि वो उसी का एलसीएम है वो। ठीक, चलिए और भी कई तरीके हैं, लेकिन अगर बताना शुरू किए तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए 2 ही क्वेश्चन में 8 मिनट लगभग हो चुका है। ठीक है, चलिए
चलिए अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। बड़ी संख्या है लगभग कितनी है ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जी है, ठीक है, और छोटी संख्या एस है। मान सकते हैं ऐसा। अब देखिए मान लेते हैं इसकी वैल्यू पहले 100 थी। अब इस बड़ी संख्या में क्या कर रहे हैं हम लोग, 2% की कमी कर रहे हैं, मतलब इसका मान अब कितना हो गया 98%। एस का वैल्यू पहले 100 थी, अब इसमें हम लोग 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। और आगे बोला है वृद्धि जब होती है तो प्राप्त संख्या बराबर हो जाती है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ से दोनों को हम क्या करते हैं ना, रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे आसान तरीका कि रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो जब निकालेंगे तो देखिए ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ G98 इक्वल टू S110। ठीक है, अगर इसे हम रेशियो में कन्वर्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं G/S इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 98। ठीक है, इसे थोड़ा सा स्मॉलेस्ट हम करेंगे, 55 दूनी 110 और 49 दूनी 98। हम ये भी कह सकते हैं कि G अनुपात S यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का जो अनुपात है वो 55:49 में है। अर्थात बड़ी संख्या अगर 55 होगा तो छोटी संख्या 49 होगा। ठीक है, यही तो बात हुई ना। अब देखिए ये तो हो गया बड़ी संख्या और ये हो गई छोटी संख्या, और दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 480 के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 104 मिलेगा। मतलब ये कि जो 480 जो संख्याओं का जो योग है ना वो 480 है और ये 104 के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या कितनी है 55 है या 49, 55 है। छोटी संख्या पूछता तो 49 होता। ठीक है, तो 55 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए छोटा करते हैं थोड़ा सा इसे, 13×8 74 से और 16 इसे काट देते हैं और कितना काट सकते हैं 8×48। ठीक है, 8×48 है ना, 13×8 से काट सकते हैं ना ऐसा, 8×48 480 हो जाएगा, 13×8 से। अब आगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, 5×6 की 0, 5×3 और 3 33 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, तो सीधा इसका आंसर मिल गया हमें विकल्प नंबर बी। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लेते हैं कि अगर बड़ी संख्या अगर x है, ठीक है, क्या मान रहे हैं हम, बड़ी संख्या को हम x मान रहे हैं, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा 480 में से छोटी संख्या जो घटा देंगे, बड़ी संख्या घटा देंगे तो ये तो बचेगा ना छोटी संख्या। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं दो संख्याओं का योग मान लेते हैं 12 है, एक संख्या अगर 2 है तो दूसरी संख्या कितना होगा, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो जो बचेगा 10, वही तो होगा ना। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो संख्या है ना वो x है, तो यहाँ पे अगर हम x घटा दें तो वही तो बचेगा ना दूसरी संख्या। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि ये हमारे लिए क्या है बड़ी संख्या, ये हो जाएगा छोटी संख्या। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बड़ी संख्या में क्या बोला जा रहा है कि 2% की कमी की जा रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू इसका पहले से 100 का था, 2% कमी कर दिए तो हो गया 98। जबकि इसमें छोटी संख्या में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, पहले 100 वैल्यू थी, इसको हम 110% कर रहे हैं 10% वृद्धि कर के साथ। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि दोनों के आपस में बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से इसे सॉल्व कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा ये 98x इक्वल टू 480 माइनस x इंटू यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 110। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो निश्चित ही आपका x का मान निकलेगा और x हमने माना था बड़ी संख्या, सीधे आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करके खुद से देखिएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है। बोला जा रहा है हर वृत्त दीर्घवृत्त होते हैं, तो यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि वृत्त और दीर्घवृत्त में क्या अंतर है। देखिए ये जो है आपका वृत्त है, जबकि ये आपका दीर्घवृत्त है। ठीक है, इसमें देखेंगे ना जो एक्सिस होते हैं, वृत्त में एक्सिस जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, कहीं से एक्सिस बना लीजिए तो ये बराबर ही होगा। लेकिन इसका देखिए एक होता है इसका दीर्घ एक्सिस और एक होता है इसका लघु एक्सिस, बस दोनों में ही अंतर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हर वृत्त दीर्घवृत्त है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि हर वृत्त दीर्घवृत्त होते हैं। ठीक है, क्यों कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हर वर्ग जो है आपका, ये आपका वर्ग मान लेते हैं, ये हर वर्ग आयत है,
ये हर वर्ग आयत भी सही है। क्यों सही है देखिए ज़रा यहाँ पे समझिएगा, तो इसको फिर हम समझाएंगे। हर वर्ग आयत है, मतलब देखिए आयत किसे कहेंगे पहले ये बताइए। आयत का मतलब होता है आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसका आमने सामने की भुजा बराबर है ना, इसका भी तो आमने सामने की भुजा बराबर है। जबकि आयत में कहता है कि हर कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो इसमें भी 90 डिग्री का है। ठीक है, इसीलिए कह सकते हैं कि हर वर्ग आयत है, लेकिन हर आयत जो है ना वो वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आमने सामने इसमें कहता है वर्ग में कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए, तो क्या आयत की चारों भुजा बराबर होती हैं? नहीं होती हैं। ठीक है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हर वर्ग आयत है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं है। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे कि हर वृत्त दीर्घवृत्त है, लेकिन हर दीर्घवृत्त ये वृत्त नहीं है, क्योंकि जो दीर्घवृत्त होते हैं उससे गुण वृत्त में नहीं होते, लेकिन वृत्त का जो गुण है वो दीर्घवृत्त में होता है। इसीलिए हर वृत्त दीर्घवृत्त होते हैं, ये बात बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसके बाद है बीन विकल्प देखेंगे तो लिखा है कोई वृत्त अति परिवलय नहीं है। अति परिवलय मतलब क्या होता है? आप देखेंगे इसी चीज़ को, अगर ये वाला जो ऐसा अगर है, ठीक है, आप यहाँ से इसे काट दीजिए। ठीक है, काटने के बाद इसका आकृति कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये वाला काट दीजिए इधर से और इसका उल्टा कर दीजिए, इसको उलट दीजिए, वर्टिकल कैसे उलट दीजिए। जब उल्टेंगे तो ये आकृति बनेगी, यही है अति परवलय। ठीक है, जिसे बोलते हैं हाइपर पैराबोला शायद बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, तो क्या इसे हम वृत्त कह सकते हैं? क्या कोई वृत्त अति परवलय नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पूछा है नहीं है तो नहीं है ना, वृत्त इसको थोड़ी ना कह सकते हैं। तो ये भी कथन सही है, मतलब इसका विकल्प नंबर डी सही होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है कितना, ये आपको बतानी है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक ये वृत्त है और इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 40 पाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें मतलब हम कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जिसका मान दे रखा है 40 पाई स्क्वायर, ये दे रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ से कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ हम इतना ही कर सकते हैं कि एक पाई से ये पाई कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 40 पाई बच जाएगा। ठीक है, इधर स्क्वायर में है, इधर आएगा तो रूट में, अर्थात हम लिख सकते हैं आर बराबर 40 पाई रूट 40 पाई, यही लिख सकते हैं। ठीक है, आर का मान मुझे मिल चुका है। अब आगे देखिए क्या बोला है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाला वर्ग। तो एक वर्ग ऐसा है, एक वर्ग ऐसा है, ठीक है, ये वर्ग ऐसा है जिसकी भुजा जो है वो त्रिज्या के वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, मतलब है इसकी जो लंबाई है ना वो आर के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं ये वर्ग की जो भुजा है वो कितना है, ये √40 पाई है। तो पूछा है वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है, अर्थात 40 पाई √, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है। तो ये भुजा से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 40 पाई। आई बात समझ में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में हैं, यदि उनका मसा 11 है तो संख्याओं का योग है कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, इस सवाल को समझाने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक में चलेंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो बहुत मैथ में कमज़ोर हैं बच्चे, जिन्हें बहुत बिल्कुल समझ में नहीं आता मैथ, उन लोगों के लिए हम कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा डीपली समझाने का प्रयास करें। जैसे देखिएगा, मानिए ज़रा सा दो संख्या हम लेके चलते हैं, एक 12 और एक लेके चलते हैं 16। ठीक है, 12 और 16 ये दो संख्या है, और ये दोनों संख्याओं का आप HCF निकालिए तो ज़रा कितना निकलता है। तो मैं बार बार कहता हूँ HCF निकालने का सबसे आसान तरीका है, जो बड़ी संख्या है या तो वही HCF है या तो उसका कोई फैक्टर कोई होगा, फैक्टर। ठीक है, तो 16 तो होगा नहीं इसका HCF, इसका फैक्टर निकालिए, अगला फैक्टर 8 होगा, क्या 8 से 12 डिवाइड होगा, नहीं। अगला फैक्टर निकालिए 4, तो 4 से 16 भी भाग लग रहा है और 12 भी भाग लग रहा है 4 से, इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ज़रा ये सोचिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको हटाते हैं यहाँ से, 12 और 16 का अनुपात निकालिए तो ज़रा कितना निकलता है, 12 और 16 का अनुपात निकालिए तो ये निकलेगा 3 चौक 12 और 4 चौक 16। ठीक है, 3:4। ठीक है, और HCF कितना निकला हमारा, 4 निकला है। ठीक है, अब ज़रा देखिए तो अगर ये 3:4 है
तो क्या इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 तिया 12 और 4 चक 16। क्या मुझे वही वापस संख्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है ना। इसका मतलब ये है कि दो संख्या अगर 21 अनुपात 10 दे रखा है और उसका मस्सा 11 दे रखा है, इसका मतलब कुछ नहीं, अगर संख्या ज्ञात करनी है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको भी 11 से गुना करना है और इसको भी 11 से गुना करना है। तो 11 से 21 गुना करें तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 21 अनुपात 11 दहा के 110। ठीक है, इससे पूछा है तो संख्याओं का योग कितना है। अब दोनों संख्या का जोड़ देते हैं तो मिलेगा 200 और 1 300, 31 और 10 41, 341 इसका सही आंसर है। आई बात समझ में। तो कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए। सिर्फ ये नहीं कि बस कोई भी चैनल वाला पढ़ा दे रहा है जैसे तैसे आंसर ला दे रहा है, नहीं, कोशिश कीजिए कि बेसिक पढ़िएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी में एक चीज़ और समझा देते हैं उन बच्चों को जो बिल्कुल ही SCF वगैरह नहीं पढ़े हैं। जैसे यहीं पर संख्या लेते हैं 12 और 16, 12 और 16, इसका जब अब HCF निकाले थे तो कितना निकला था, इसका HCF बताइए जल्दी से, कितना था, 4 ही था ना, हाँ 4। अब इसका LCM निकालिए 12 और 16 का। तो LCM कैसे निकालना है, जो बड़ी संख्या है या तो वही होगा या तो उसका कोई मल्टीपल होगा। तो 16, क्या 16 जो है वो 12 से भाग लग रहा है, नहीं। अगला लीजिए 16 का मल्टीपल 32, क्या 12 से भाग लग रहा है, नहीं। अगला लीजिए 48, 12 से भाग लग रहा है, हाँ, 12 चौक 48, तो 16 से तो लगेगा ही क्योंकि इसी का तो मल्टीपल है। तो 16 3 48, 12 चौक 48, मतलब इसका LCM निकल गया 48। ठीक है, आप यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर हम 12 का गुना 16 से करें और HCF का गुना LCM से करें, 4 गुना 48, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है और ये आपका HCF है और ये आपका LCM है। ठीक है, तो देखिए गुना कीजिए तो जरा कितना आता है, 16 दूनी 32 के 2 और 16 3 19 192 और 48 का 4 से गुना कीजिए कितना आता है, 8 चौक 32 के 2 और 4 चौक 16 और 3 19। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। तो हम नहीं कह सकते कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना किया जाए तो वही संख्या आता है जो HCF और LCM गुना कर दिया जाए। ये रिलेशन पूछा जाता है कभी कभी कि कोई दो संख्या दे देगा, उसका HCF दे देगा, फिर LCM दे देगा और कोई HCF पूछ लेगा, LCM दिया है तो HCF पूछ लेगा, HCF LCM दे दिया है और पहला नंबर दे दिया है, दूसरा नंबर पूछ लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखिए। एक स्मार्टफोन को रुपये में बेचने पर, ठीक है, यहाँ पे क्या है सवाल, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे यहाँ पे सवाल ना, एक स्मार्टफोन को P रुपया में, यहाँ पर क्या होना चाहिए, P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, ठीक ना, और स्मार्टफोन को, ठीक है, को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। तब P और अनुपात Q पूछ लिया आपसे कि P अनुपात Q क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। एक ही स्मार्टफोन है, उससे हम क्या कर रहे हैं, एक बार P रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, एक बार हम बेच रहे हैं P में, ठीक है, और एक बार बेच रहे हैं उसे हम लोग एक का P ही बेच रहे हैं, ठीक है, P रुपया में, और दूसरा बार बेच रहे हैं उसे Q रुपया में बेच रहे हैं। आ रहा है बात समझ में। तो पूछा है यहाँ पर कि P अनुपात Q क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि बराबर क्या कर सकते हैं, क्या विक्रय मूल्य बराबर कर सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर कर सकते हैं। एक ही स्मार्टफोन है, मतलब क्रय मूल्य इसका दोनों का समान होगा, लेकिन विक्रय मूल्य अलग अलग है क्योंकि एक बार बेच रहा है उसको P रुपया में और एक बार बेच रहा है उसको Q रुपया में। ठीक है, तो P में जब बेचा है तो उसे कितना हुआ है, 10% का लाभ। ठीक है, तो ये अगर 100 की वैल्यू है, ठीक है, 100 की वैल्यू नहीं मानेंगे इसे हम लोग, मानेंगे कितना, 10% का लाभ हुआ है ना, क्योंकि P हमारा विक्रय मूल्य है तो इसको मानेंगे 110, तो क्रय मूल्य लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से Q स्मार्टफोन को जो है Q रुपया में बेचा है, तो इसका मतलब है कि 4% की हानि हुई है, मतलब Q बेचा है, Q रुपया में बेचा है, इसका जो विक्रय मूल्य वो 96 है के बराबर है, तो इसे क्रय मूल्य लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और दोनों एक्चुअली में क्रय मूल्य निकल चुका है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर भी होंगे। आई बात समझ में। अब बस इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर में 100 है, यहाँ भी 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं Q 110, ठीक है, और नहीं, हम P का मान पहले लेते हैं, 96P = 110 Q। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर P/Q। इसे कैसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 110/96। ठीक है, इसे थोड़ा सा कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 55 दूनी 110 और 48 दूनी 96, यानी 55 अनुपात 48। शायद इसका क्वेश्चन पहले था ना, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप से पूछ लिया है, बट इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 55 अनुपात 48।
ठीक है, पी अनुपात क्यू का। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था। अगला सवाल है, यदि इतना बराबर इतना है तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी जल्दी से। ये दे रखा है 1+27/169 इक्वल टू 1+x/13। ठीक है, क्या कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या किया जा सकता है, सोचिए ज़रा। सबसे पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, इसी से कुछ नहीं तो 1 होगा, 169 एलसीएम निकल करके आएगा, 1 का भाग लगेगा 169 बार में, और तो 169 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा, 169 एक बार में कटेगा, 27 यहाँ पे आएगा फाइनली। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 1+x/13 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, इस 69 और 27 से जोड़े कितना होता है, 916, 6 2 8 और 1 9, अर्थात 196 आएगा, और नीचे 169 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 1+x/13। अब देखिए 196 किसका रूट है, किसका है वर्गमूल, किसका निकलेगा ये 14 का। ठीक है, 14 14 196 हो जाएगा, और 169 किसका है 13 का है। ठीक है, अगर रूट निकालते हैं 169 का रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, जबकि 96 का रूट 14 हो जाएगा, इक्वल टू 1+x/13। आई थिंक अब आसान सा लग रहा है। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, यहाँ से हम ऐसा करते हैं 14/13, इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, बचेगा x/13। इसे जो कुछ नहीं तो 1 है, 13 14 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 13 इक्वल टू x/13। 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/13 इक्वल टू x/13। अब 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बराबर 1 बचेगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है यार, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। हमेशा ध्यान रखिए ना कि जब भी इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है मतलब आयतन की बात हो रही है, और आयतन हमेशा क्या होता है, समान होता है, चाहे उसको किसी भी रूप में आप दे दें। ठीक है, गोला बना लें, आयतन वो घनाभ बना लें, शंकु आकार का बना लें, लेकिन वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो पहले मेरे पास क्या है, धातु का एक ठोस गोला है। ठीक है, तो गोले का आयतन मुझे पता होना चाहिए, और फिर क्या बना रहे हैं हम लोग, एक लंबा तार बना रहे हैं, मतलब वो बना रहे हैं उसे क्या कह सकते हैं, उसको बेलन कह सकते हैं, नहीं बेलन का जैसा आकार का हम बना रहे हैं। ठीक है, और दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ठोस गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³ इक्वल टू बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h होता है। ठीक है, दोनों का आयतन समान होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि किसी धातु के ठोस गोले की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है, जबकि जो तार है ना वो 4 मिलीमीटर है। यहाँ मिलीमीटर में है, यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर में। तो कोशिश कीजिए कि दोनों को मिलीमीटर में चेंज कीजिए या तो सेंटीमीटर में, तो हम करते हैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो बेलन है, बेलन का जो व्यास दे रखा है कितना है 4 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना होगा, आधा हो जाएगा, मतलब है कि 2 मिलीमीटर होगा, 2 mm का। अब इसे हम लोग किस में चेंज करना चाहते हैं, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 2 में 10 से डिवाइड करेंगे तो निकल करके आएगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम एक में अगर हम क्या करते हैं, इसमें अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए तो हमें मिल चुका है यहाँ पे फाइनली सब कुछ। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या मान बता सकते हैं, 4/3 पाई रहने देते हैं, दोनों तरफ है, क्योंकि आर का मान हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 होती है 27, सीधे लिख लेते हैं, इक्वल टू पाई रहने देते हैं। आर का मान यहाँ पे कितना निकल चुका है, 0.2 इंटू 0.2। तो पूछा है कि कितना लंबा तार, तो कितना लंबा तार होगा ये h से पता चलेगा। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी और कैलकुलेट कर लीजिए, 3 9 27 हो जाएगा, 9 चक 36 इक्वल टू 2 दूनी 4 इंटू h। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई
604। इसका मतलब है इसे लिख सकते हैं h बराबर 36 इंटू 20 कैंसिल, ऊपर अगर दशमलव हटा करके ऊपर 20 लिख सकते हैं ना, और नीचे बच जाएगा सिर्फ 4 नवा 36, अर्थात h बराबर 900 सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन सवाल में पूछा है मीटर में, तो 900 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 9 मीटर भी तो लिख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं जल्दी से। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य की बराबर हानि होती है। इस प्रतिशत हानि है, मतलब इसमें कितना प्रतिशत हानि होता है ये आपको बताना ही है। ठीक है, देखिए करना क्या है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सी के बेचने पर, तो मान लीजिए कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। ठीक है, तो 30 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। ठीक है, सेल्स प्राइस 30 रुपया होगा। अगर एक कुर्सी का दाम हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं 30 रुपया, तो 1 रुपया, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 30 कुर्सी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 30 रुपया। ठीक है, अब आगे बोला है कि बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब यहाँ पे जो लॉस हो रहा है कितना हो रहा है, 6 कुर्सी का विक्रय मूल्य के बराबर। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 6 कुर्सी का हानि हो रहा है, बराबर हानि हो रहा है, तो यहाँ पे हानि हो जाएगा 6 रुपया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य जरूरी है निकालना। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 30 रुपया, हानि कितना हुआ 6 रुपया, तो निकल के आएगा इसका क्रय मूल्य 36 रुपया। हानि परसेंट पूछा है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य नहीं, यहाँ पे हानि परसेंट निकालना है तो हानि लेके चलेंगे, हानि इंटू 100। अब देखिए हानि कितना हुआ है 6 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 36 रुपया इंटू 100, तो 6 छक 36। इसे अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो 16 छक 96, 4/6, इसे काटेंगे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 16 2/3 इसका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।